नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का लेक्चर आधारित है लोदी वंश। क्या लोदी वंश पे दोस्तों ये लेक्चर आधारित है और ये सल्तनत काल का अंतिम वंश है। क्या लोदी वंश जो है ये सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश है दोस्तों, लोदी वंश इसी पर आधारित है। इसके पहले सैयद वंश के बारे में विस्तृत लेक्चर ले चुके हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहलोल लोदी, अब तो जो लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी। ठीक है, तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। किसका? बहलोल लोदी का। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। तो संस्थापक से संबंधित अगर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात कर लेते हैं, वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण साहू खेल से संबंधित था। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो लोदी थे दोस्तों ये अफगान थे। क्या ये अफगानी थे? क्या ये एक अफगानी तुर्क थे? ठीक है, लोदी जो हैं लोदी जो अफगान आए थे भारत में, क्या जो अफगान भारत में आए थे दोस्तों, जो कैकुवाद होता है, कौन? कैकुवाद, उसी के काल में अफगान भारत में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और बात करते हैं तो धीरे धीरे इनकी स्थिति यहाँ पे मजबूत होने लगती है और सैयद वंश के अंत तक आते आते ये अपना दिल्ली में राजवंश की स्थापना ही कर डालते हैं दोस्तों। तो वह एक अर्थात बहलोल लोदी जो था साहू खेल वंश से संबंधित था। और दोस्तों इस प्रकार वह प्रथम अफगान था जो दिल्ली का सुल्तान बनने में कामयाब रहा। तो ये एक जो वंश है दोस्तों लोदी वंश, ये अफगाने थे। ठीक है, अफगान के रूप में इसे याद रखिए। लोदी वंश के सर्वप्रथम लगमान तथा मुल्तान, अर्थात जो लोदी वंश के जो व्यक्ति थे दोस्तों वो कहाँ बसे भारत में आके? तो लगमान और मुल्तान में आके सर्वप्रथम बसे। बहलोल ने सर्वप्रथम मोहम्मद शाह को प्रसन्न करके अमीर का पद प्राप्त किया दोस्तों। तो बहलोल लोदी जो था वो मोहम्मद शाह को प्रसन्न करता है। ठीक है, और अमीर का पद प्राप्त करता है। अपने चाचा इस्माइल खां की मृत्यु के उपरांत उसे सरहिंद की सूबेदारी भी मिल जाती है। किसे? तो बहलोल लोदी को दोस्तों सरहिंद की सूबेदारी भी मिल जाती है। मोहम्मद शाह ने मालवा के महमूद खिलजी के आक्रमण के समय बहलोल से सहायता ली थी। ठीक है, अब महमूद खिलजी दोस्तों आगे बताते हैं, एक मिनट। महमूद खिलजी के आक्रमण को रोकने पर मोहम्मद शाह ने उसे प्यार से पुत्र पुकारा। ठीक है, और खाने जहां की उपाधि दी। तो बहलोल लोदी को खाने जहां भी की उपाधि भी प्राप्त थी दोस्तों। बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि प्राप्त थी। और प्यार से पुत्र कौन कहता था बहलोल लोदी को? तो मोहम्मद शाह कहता था। ठीक है, बहलोल शाह गाजी और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और बात करते हैं दोस्तों, बहलोल के सामने मुख्य चुनौती क्या क्या थी? सुल्तान तथा दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को कायम रखना तथा अफगानों की श्रेष्ठता को भी स्थापित करना था। ऐसी चुनौती किसके काल में थी? तो दोस्तों किसके काल में? बहलोल लोदी के काल में देखने को मिलता है। कैसे? इस समय तक भारत में अफगानों की संख्या बहुत कम थी। अतः बहलोल चाहता था कि उत्तरी पश्चिम के अफगान को भारत बुलाया जाए ताकि भारत के अफगानों की सत्ता सुदृढ़ हो। अतः उसने रोह के अफगानों से अपील की, तुम आओ। तो बहलोल लोदी, ये कथन भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि तुम भारत में आओ और गरीबी से मुक्त हो जाओ तथा मैं भारत में अपना साम्राज्य बना लूँगा। ये कथन किसका है? तो बहलोल लोदी का है। ठीक है, तुम अपनी और जैसे इसी प्रकार से दोस्तों अब्बास खां शेरवानी भी कहता है कि अफगान जो है टिड्डी के झुंड की तरह भारत की ओर आने लगे। जब बहलोल लोदी ने आग्रह किया कि आओ तुम यहाँ पे भारत में बसो और अपनी गरीबी को समाप्त करो, तो टिड्डियों की तरह, जैसे टिड्डी का झुंड होता है दोस्तों, लाखों की संख्या में भारत में आके अफगानी व्यक्ति बसे। आगे बात करते हैं दोस्तों,
तो बहलोल की मुख्य सफलता जौनपुर के विरुद्ध थी। क्या? इसने जौनपुर के विरुद्ध इसका पहली मुख्य सफलता थी। उसने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर से खदेड़ दिया। किसे? हुसैन शाह सरकी को जौनपुर से खदेड़ देता है। वहाँ उसने अपने पुत्र बरबख्श शाह को नियुक्त करता है। कौन? बहलोल लोदी बरबख्श शाह को नियुक्त करता है। इसने दरभंगा के कीरत सिंह को भी पराजित किया। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के विरुद्ध हुआ। जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहलोल लोदी का। तो इसे याद रखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण कौन था? तो ग्वालियर के विरुद्ध का जो आक्रमण है बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण था। बात कर लेते हैं दोस्तों बहलोल लोदी के राजत्व का जो सिद्धांत था। तो बहलोल लोदी ने अपने राजत्व सिद्धांत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के आदर्शों को अपने सम्मुख नहीं रख सका। उसने अफगान सरदारों से जनजातीय भावना के अनुकूल समान व्यवहार किया, उन्हें जागीरें दी, दिल्ली से लूटी हुई संपत्ति में हिस्सा भी दिया। किन्हें? अफगानों को दोस्तों। ठीक है, तो ये अफगानों को बराबर का हिस्सा भी देता है। सरदारों के सामने वह कालीन पर बैठता था, ना कि सिंहासन पर। कौन? बहलोल लोदी। इस प्रकार सुल्तान सरदारों में एक बड़ा सरदार था। बहलोल ने बहलोली सिक्का चलाया जो अकबर से पहले तक उत्तर भारत में चलता रहा दोस्तों। तो बहलोली जो सिक्का है ये अकबर काल तक आते आते तक चलता है। कौन चलाया था? तो बहलोल लोदी ने चलाया था उत्तर भारत में। तो ये उत्तर भारत में विनिमय व्यवस्था थी दोस्तों, उसका मुख्य आधार था जो बहलोली मुद्रा। तो विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। वह धर्मांतर शासक नहीं था, अर्थात कट्टर धर्म पर आधारित नहीं था। उसने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया, किंतु राय प्रताप सिंह और राय कर्नर सिंह, राय नरसिंह और राय त्रिलोक चंद्र तथा राय दादू जैसे हिंदू सरदारों को भी महत्वपूर्ण पद देता है। तो ये आपको सरदार याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी। ये इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है? सिकंदर लोदी। 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। सिकंदर शाह को प्रारंभ या सिकंदर शाह का जो प्रारंभ नाम था दोस्तों वो निजाम शाह था। क्या? निजाम शाह था। सिकंदर शाह लोदी का जो नाम था वो निजाम शाह था। इसने अफगान सरदारों से समानता के व्यवहार को त्याग दिया, अर्थात ये अब क्या दोस्तों ये राजभवन के वैभव पर अधिक ध्यान देने लगा। कौन? सिकंदर शाह लोदी। तथा सुल्तानों को सर्वोच्च मानने के लिए बाध्य किया। किनको? सरदारों को और अफगानों को भी। इसी कड़ी में सिकंदर लोदी ने स्वयं को कहा, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर भी मेरे सभी सरदार उन्हें अपने कंधे पर उठा ले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर साम्राज्य को मिला लेना दोस्तों। क्या? बहलोल लोदी की भी यही सफलता थी और सिकंदर शाह लोदी की भी यही सफलता थी, लेकिन बहलोल लोदी अपने साम्राज्य में उसको मिलाया नहीं था ठीक रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से कौन? सिकंदर शाह लोदी जो है वो मिला लेता है। किसे? तो जौनपुर को दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसी समय जौनपुर का शासक सिकंदर का बड़ा भाई बारबक खां था। उसने बंगाल के शासक हुसैन खां से समझौता किया और इस समझौते के परिणाम स्वरूप हुसैन शाह ने जौनपुर के सरकी शासक को मदद न करने का वादा किया। इसने बिहार को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कौन दोस्तों? तो सिकंदर शाह लोदी जो है उससे बिहार को भी अपने सल्तनत में मिला लेता है। इसके साथ में राजपूत राज्यों के विरुद्ध भी सिकंदर को कुछ सफलताएं मिलती हैं, जैसे धौलपुर, मंदरेल, उत्तररीरी, नरवर और नागौर को जीतने में सफलता पाई, परंतु समय समय पर ग्वालियर के राजा को परास्त करके तथा उसके राजस्व वसूली करके भी ग्वालियर को अपने राज्य में शामिल नहीं कर पाया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिकंदर शाह लोदी ने किस राज्य को अपने राज्य में या अपने सल्तनत में नहीं मिला पाया अंत तक? तो वो कौन था? ग्वालियर। क्या? ग्वालियर। तो इसको याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कर भी लेता था, राजस्व भी वसूल करता था, परास्त भी करता था, लेकिन इसे अपने साम्राज्य में मिला ना सका। कौन? सिकंदर शाह लोदी दोस्तों।
ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। 1504 ईस्वी में राजपूत राज्यों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, अर्थात क्या किया, आगरा में एक नवीन शहर बसाया। क्या, आगरा में एक शहर बसाया, अर्थात सिकंदर शाह लोदी ने ही आगरा को बसाया। वहां उसने एक किले का भी निर्माण कराया जो बादलगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध है। बादलगढ़ के किलों को किसने बनाया, तो सिकंदर शाह लोदी ने। 1506 में उसने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। तो सिकंदर शाह लोदी ही पहला ऐसा सुल्तान है जिसने दोस्तों दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, अर्थात अपने राजधानी को। उसने अपने गुप्तचर विभाग को भी काफ़ी सशक्त बनाया। एक अवसर पर उसके 22 सरदारों ने षड्यंत्र करके उसके छोटे भाई फतह खां को सिंहासन पर बिठाने का प्लान बनाया दोस्तों। लेकिन प्रयत्न किए, प्लान बनाए, परंतु स्वयं फतह खां ने अपनी मां तथा धार्मिक शिक्षक की सलाह पर वह सूचना सिकंदर को दे दिया। सभी षड्यंत्रकारी सरदारों की हत्या कर दी गई दोस्तों। और बात करते हैं सिकंदर लोदी जो था दोस्तों, वो लोकप्रिय सुल्तान था। सिकंदर लोदी जो था दोस्तों लोकप्रिय सुल्तान था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया और भूमि की पैमाइश कराई। ठीक है, तो लोदी वंश में कौन भूमि की पैमाइश करवाता है सर्वप्रथम, तो सिकंदर लोदी। ठीक है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और भूमि माप के लिए उसने अपने नाम का एक पैमाना चलाया जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। तो गजे सिकंदरी जो है ये भूमि पैमाइश से संबंधित है। इसे किसने चलाया, तो सिकंदर लोदी ने चलाया। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश के लिए चलाया था दोस्तों। उसका नाम क्या था, खुदमत मुद्दक कहा जाता था या वफा ए बिस्वा के नाम से जाना जाता था। यह पैमाना लगभग 30 इंच का होता था। इसमें कृषि विकास के लिए खाद्यान्न से ज़कात को हटा लिया। तो दोस्तों इसे दिमाग में छाप लीजिए, ज़कात कर को हटा लिया किसने, तो ज़कात कर किस पे लगता था, तो मुस्लिम के भूमि पर लगता था। तो मुस्लिमों को संरक्षण देने के लिए ज़कात कर को समाप्त कर देता है कौन, तो सिकंदर लोदी। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर असहिष्णु था। उसने नगरकोट, मथुरा, मंदल और इसके साथ साथ में दोस्तों चंदेरी आदि स्थानों के मंदिरों को तोड़ डालता है। उसने बोधन नामक एक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वह दोस्तों क्या हुआ, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्म को सत्य बताता था, इसलिए वो मरवा देता। उसने मुस्लिम में प्रचलित कुप्रथाओं को भी दूर करने का प्रयत्न किया। उसने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद कर दिया और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ारों पर भी जाने का रोक लगा दिया दोस्तों। कौन, तो ये कौन किया दोस्तों, तो सिकंदर लोदी। अब बात कर लेते हैं सल्तनत काल में। क्या, सल्तनत काल में 2 राजा ऐसे हुए दोस्तों जो स्त्रियों को मजार पे जाने के लिए मना करते हैं। वो 2 राजा कौन थे, एक अभी देख ही लिए सिकंदर लोदी, और दूसरा एक है दोस्तों तुगलक में फिरोज तुगलक। वो भी स्त्रियों को मजार पर जाने से या सूफी संत और मजार पर जाने से रोक लगा देता है। ठीक है, तो इसे दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या कह रहा है, सिकंदर फारसी भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गुलरुखी उपनाम की कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम की कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। गुलरुखी क्या है दोस्तों, एक प्रकार की कविता है। उसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं के रूप देकर शिक्षा केंद्र बनाने का प्रयास किया। किसने, तो सिकंदर लोदी दोस्तों मस्जिद को सरकारी संस्था के रूप में स्थापित करवाता है और शिक्षा का केंद्र भी बनाने का प्रयास करता है। और इसके साथ साथ में क्या करता है, मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के लिए तालंबा के विद्वान शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला को बुलाया। उसके समय में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद होता है। किसके काल में, तो सिकंदर लोदी के काल में दोस्तों। इसे दिमाग में आप छाप लीजिए। उसने स्वयं के आदेश से आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ को
फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद किया। तो स्वयं दोस्तों जो फरहंगे सिकंदरी है ये किसने लिखा है, तो सिकंदर लोदी ने लिखा है। किस भाषा में, फारसी भाषा में। किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो आयुर्वेद से संबंधित है। उसकी ज्ञान विद्या में रुचि थी। और इसके साथ साथ में क्या था दोस्तों, उसके समय में ज्ञान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुआ। तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके काल में होता है दोस्तों, ये एक ज्ञान विद्या है, तो सिकंदर लोदी के काल में ही लिखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं इब्राहिम लोदी। इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन है, इब्राहिम लोदी। कौन है अंतिम शासक, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इब्राहिम लोदी दोस्तों 1517 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी के बीच में इब्राहिम लोदी का कार्य देखने को मिलता है। सुल्तान बनने पर इसने अफगान सरदारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने जलाल खां को भी जौनपुर का शासक मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से अफगान सरदारों में असंतोष की भावना फैल गई। अफगान अमीर दरिया खां लोहानी ने स्वयं को बिहार में स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इसके साथ साथ में फिर उसके पुत्र बहार खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। तो बराह खां जो है दोस्तों ये किसका पुत्र था, तो ये किसका पुत्र था, तो इब्राहिम लोदी का पुत्र था दोस्तों। क्या, इब्राहिम लोदी का पुत्र था बराह खां। कौन सी उपाधि लेता है, तो मोहम्मद की उपाधि बराह खां लेता है। पंजाब के गवर्नर, क्या दोस्तों, पंजाब में भी विद्रोह होता है किसके काल में, तो इब्राहिम लोदी के काल में। तो पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी पंजाब में स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। इब्राहिम ने अपने विजय अभियान में ग्वालियर को जीता, क्योंकि यह मान सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी विक्रमजीत के नेतृत्व में कमजोर हो गया था। और इसके साथ में परंतु उदारता का परिचय देते हुए इब्राहिम ने विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीरें दे दी। उसने अपने विजय अभियान के क्रम में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से भी युद्ध छेड़ा, परंतु 1518 ईस्वी में ग्वालियर के समीप घटोली में वह राणा सांगा से पराजित हुआ। तो इसे याद रखिए दोस्तों, राणा सांगा से कौन पराजित होता है, तो राणा सांगा से इब्राहिम लोदी दोस्तों पराजित होता है। कहाँ पे, तो घटोली, क्या, घटोली युद्ध में। कहाँ पे, किस युद्ध में, घटोली युद्ध में। कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर के समीप। इब्राहिम के व्यवहार से दुखी होकर उसका चाचा आलम खां ने सिंहासन पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। और क्या होता है दोस्तों, इसके साथ में प्रस्तुत करता है तो क्या होता है, आलम खां जो गुजरात के शासक की शरण में था, ठीक है, आलम खां तो ने काबुल के शासक बाबर से सहायता की अपील की। इस हेतु वह काबुल भी गया। इसी समय इब्राहिम के विरुद्ध पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने भी विद्रोह किया। अंततः 2 अप्रैल 1226 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य प्रथम पानीपत का युद्ध देखने को हमें मिलता है दोस्तों। और क्या होता है, और इसमें कौन हारता है, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को मार के उतार देता है, अर्थात इसके सर को कलम कर देता है। अगर बात करें दोस्तों सल्तनत काल में ये पहला शासक है, सल्तनत काल का ये पहला शासक है जो किसी युद्ध भूमि में सुल्तान मारा गया, अर्थात सल्तनत काल में ये पहला सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया है। कौन, इब्राहिम लोदी। तो ये भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं दिमाग में दोस्तों छाप लीजिएगा। बाबर के योग्य सेनापतित्व और श्रेष्ठ युद्ध नीति तथा तोपों खानों की वजह से इब्राहिम की पराजय हुई तथा युद्ध भूमि में वह मारा गया। इस प्रकार जो बताए दोस्तों, युद्ध भूमि में पहला सुल्तान जो है मारा गया, कौन था, वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम की मृत्यु से लोदी वंश का अंत हो गया। अंत तो हुआ ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत की भी समाप्त हो गई दोस्तों। तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था किसका, दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों इब्राहिम लोदी के पास ही कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त हुआ था। क्या, कोहिनूर का हीरा भी इब्राहिम लोदी के पास में ही था, जो युद्ध क्षेत्र में बाबर से जीत जाता है। और शाहजहां था दोस्तों, वो सॉरी दोस्तों, जो जहांगीर का
छोड़िए दोस्तों, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक यहाँ तक क्या था, यहाँ तक दोस्तों लोधी वंश था। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।